फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लकी कैरियर प्लानर में। आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र पढ़ने से पहले हमें जानेंगे कि तंत्र होता क्या है या फिर सिस्टम भी बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। देखिए, तंत्र क्या होता है? वैसे अंगों का समूह जो सिमिलर काम करे, माने एक समान जो अंग काम करते हैं उनको मिला के क्या बोलते हैं हम लोग? तंत्र बोलते हैं। तो उसी तरह तंत्रिका यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए जो जो अंग भाग लेते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उस पूरे सिस्टम को तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। अब सूचनाओं का आदान प्रदान कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए, अगर हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं, किसी गर्म लोहे को मान ले, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि वो गर्म है, और अनजाने में जैसे ही छूते हैं हाथ हमारा अचानक से पीछे की तरफ हटता है, यानी कि कोई ना कोई सूचना जरूर दिया होगा, या फिर इस हाथ को कोई ना हमारा मस्तिष्क हमारा जो है वो ऑर्डर किया हो पीछे आ जाओ। तो फिर मस्तिष्क तक हमारे कोई ना कोई सूचना पहुंचाया होगा ना कि ये गर्म है। या फिर किसी हम वातावरण की ही बात करें, जैसे कहीं जाते हैं तो बोलते कि यहाँ पे बहुत गर्मी है, यानी गर्मी का महसूस हुआ। तो ये गर्मी जो हम महसूस करते हैं इसकी सूचना हमारे मस्तिष्क तक पहुँचती है। तो सूचना तो कोई ना कोई पहुँचाता है हमें। या फिर मान लीजिए आप कोई कड़वी बात बोल रहा है तो हम उसके जवाब क्या देते हैं? कड़वा ही देते हैं। कोई मीठा बोलता है, प्यार से बोलता है, तो हम उससे प्यार से बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें कोई ना कोई सूचना तो दे रहा है ना। तो ये सारी सूचनाएं जो भी हमें दे रहा है तो वो कौन देता है? जो सूचनाएं देता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। तो इस तरह से तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। क्रियात्मक इकाई वो क्या है? वो है न्यूरॉन। उसको बोलते हैं हम लोग न्यूरॉन। तो सबसे पहले जानेंगे कि तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो जीव जंतुओं के शरीर के अंगों के बीच तथा वातावरण के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए हमें एक तंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग कहते हैं तंत्रिका तंत्र। और ये तंत्रिका तंत्र की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। छोटी इकाई कहने का मतलब ये हुआ, जैसे हमारा पूरा शरीर जो है वो कोशिका से बना है, यानी कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। उसी तरह हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र जो है वो किससे बना है? न्यूरॉन से बना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र की इकाई जो है वो क्या है? हमारी न्यूरॉन है। न्यूरॉन को हम लोग नर्व सेल भी कहते हैं। और न्यूरॉन की जो संख्या है ये हमारे पूरे बॉडी में 100 खरब है। कितनी है? 100 खरब। 100 खरब है। हालांकि इसमें 10 खरब ही जो न्यूरॉन है वो एक्टिव रहते हैं, लेकिन संख्या कितनी होती है? 100 खरब। अब इस न्यूरॉन की अगर हम बात करें तो यही न्यूरॉन जो है वो सूचनाओं का आदान प्रदान हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक करते हैं। तो सूचनाएं दो प्रकार के मतलब आदान प्रदान होते हैं। जैसे मान लीजिए न्यूरॉन जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाए। दो प्रकार के न्यूरॉन मुख्य रूप से देखिए, एक होता है मोटर न्यूरॉन और दूसरा होता है सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करता है? ये मस्तिष्क से सूचनाओं को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। अगर कोई मान लीजिए अचानक से कोई बॉल आया, हम उसको किक मारते हैं, यानी कि ये पैर को ऑर्डर कौन किया होगा? मस्तिष्क किया होगा। तो यहाँ से जो मस्तिष्क से जो सूचना लेके आया होगा पैरों तक, वो कौन लेके आया होगा? वो लाया होगा हमारा मोटर न्यूरॉन। अगर हमारे पैरों में अगर कहीं मान लीजिए चोट लग गई, या फिर कील हल गया, तो जो दर्द हुआ वो
कब फील होता है? जब हमारे मस्तिष्क तक वो सूचना पहुंचती है। तो ये जो दर्द हुआ और ये इस दर्द की सूचना जो मस्तिष्क तक ले गया, वैसे न्यूरॉन को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो इस तरह से न्यूरॉन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मोटर न्यूरॉन और दूसरा सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का काम क्या होता है? सूचना को मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना। और सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है? सूचना को अंगों से, विभिन्न अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाना। ठीक, न्यूरॉन से जुड़ी कुछ और भी बातें हैं जो बहुत जरूरी है, वो हम जानते हैं। देखिए, न्यूरॉन जो होता है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से बना है ना, कोशिका से फिर टिश्यू मतलब ऊतक, ऊतक से रंग से शरीर। तो सबसे जो लंबी कोशिका है हमारे शरीर की वो होता है हमारा न्यूरॉन। सारा नोट हम लिखवा देंगे, सबसे पहले आप समझिए, उसके बाद से हम सारा अंत में सारा नोट्स लिखवा देंगे। तो देखिए, हमारे शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है वो न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन की एक और खासियत होती है कि जब इंसान जन्म लेता है उस समय उसमें तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन की जो संरचना होती है वही संरचना उसकी पूरी लाइफ तक रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि न्यूरॉन की ना तो मरम्मत की जा सकती है और ना ही इसका सेल डिवीजन होता है। तो अगर सवाल पूछ दे कि कौन ऐसा सेल है जिसका डिवीजन नहीं होता है या फिर जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है, तो वो हमारा होता है नर्व सेल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसी न्यूरॉन की अगर बात की जाए, इस न्यूरॉन के अगर ऊपरी सतह पे देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज होता है और निचली सतह पे नेगेटिव चार्ज होता है। ऊपरी सतह पे इसके पॉजिटिव चार्ज और निचली सतह पे नेगेटिव चार्ज। और इस न्यूरॉन पे जब उद्दीपन पड़ता है तो ये चार्ज क्या होते हैं? ये चार्ज जो होते हैं वो बिखर जाते हैं और विद्युत रासायनिक तरंग में बदल जाते हैं। और यही विद्युत रासायनिक तरंग क्या होते हैं? सूचनाओं के रूप में कोशिकाओं तक, अंगों तक और फिर मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। अब इसी बोले हैं न्यूरॉन जो होते हैं वो 100 खरब होते हैं, यानी कि काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में न्यूरॉन होते हैं। तो अगर दो न्यूरॉन के बीच बात की जाए, दो न्यूरॉन के बीच एक लिक्विड भरा रहता है, एक लिक्विड भरा रहता है जिसका नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये ट्रांसमीटर का काम क्या होता है? देखिए, ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? दो न्यूरॉन के बीच भरा एक लिक्विड पदार्थ है जो सूचनाओं को तेजी से कोशिकाओं तक या अंगों तक या फिर मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है। कुछ प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका हम नाम बता दे रहे हैं। एक है डोपामिन और दूसरा है हमारा एसिटाइल कोलिन। ये दो प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, अगर डोपामिन की कमी हो जाए तो एक बीमारी होती है जिसका नाम है पार्किंसन। और एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसकी अगर कमी हो जाए तो एक बीमारी होती है जिसका नाम है अल्जाइमर। देखिए, डोपामिन की न्यूरोट्रांसमीटर ही है, अगर इसकी कमी हो जाए तो एक बीमारी होती है पार्किंसन। इससे क्या होता है? रोगी में थरथराहट आने जाता है, यानी कि थरथराहट की बीमारी हो जाती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा किसी को थरथराहट, यानी कि रोगी में क्या आ जाता है? थरथराहट आ जाता है। लेकिन जिसके अंदर ये एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है तो उससे बीमारी होती है अल्जाइमर। और अल्जाइमर जिसकी बीमारी जिसको हो जाती है उस रोगी का क्या होता है? याददाश्त कमजोर हो जाती है, यानी याददाश्त में कमी आ जाती है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम इसको इन कर दे रहे हैं और अभी नोट भी लिखवा दे रहे हैं। देखिए, नर्वस सिस्टम जो है वो मतलब तंत्रिका तंत्र क्या होता है?
वैसे अंगों का समूह जो सिमिलर काम करे। तो तंत्रिका तंत्र कहने का मतलब क्या हुआ, वैसे अंगों का समूह जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र किस चीज से बना होता है, नर्व सेल से बना होता है। यानी कि कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट है वो क्या है, हमारा नर्व सेल है। और इसकी संख्या लगभग शरीर में कितनी होती है, 100 खरब होती है। और ये यही एकमात्र ऐसा सेल है जिसका सेल डिवीजन नहीं होता है और ना ही इसकी मरम्मत की जा सकती है। और ये न्यूरॉन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक मोटर न्यूरॉन, एक होता है सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, मस्तिष्क से सूचनाओं को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। और सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, सूचनाओं को अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाता है। और 100 खरब जब न्यूरॉन बताए हैं तो बहुत सारे न्यूरॉन हुए, तो 2 न्यूरॉनों के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है जिसका नाम क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। यह भी क्वेश्चन आ सकता है आपके। और न्यूरोट्रांसमीटर के कुछ प्रमुख उदाहरण, जैसे 2 प्रमुख उदाहरण, जैसे एक मान लीजिए डोपामिन और एक है एसिटाइलकोलिन। तो डोपामिन की कमी से एक बीमारी होती है जिसका नाम है पार्किंसन, जिससे रोगी में क्या होती है, थरथराहट की कमी आ जाती है। और एसिटाइलकोलिन है उसकी कमी से एक बीमारी होती है अल्जाइमर, जिससे रोगी का क्या होता है, याददाश्त कमजोर हो जाता है। चलिए फिर इस बात को हम पहले नोट कर लेते हैं। चलिए देखिए, अभी हमने जो चीज़ भी पढ़ा, जो भी चीज़ भी समझा, उन सारी चीज़ों को मैंने नोट कर दिया है। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, या फिर वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं इसको। चलिए फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए नर्वस सिस्टम जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला जो होता है वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा होता है हमारा पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा होता है ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखिए अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो ये भी 2 पार्ट में बढ़ जाता है। ठीक, पहला जो होता है वो हमारा होता है ब्रेन, और दूसरा जो होता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड। उसी तरह ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी है, ये 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन, एक होता है क्रेनियल नर्व, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रहता है क्रेनियल नर्व से, और दूसरा जो है वो होता है स्पाइनल नर्व। पेरिफेरल का मतलब ये होता है, देखिए सेंट्रल का मतलब होता है बीचों बीच, जो हमारे शरीर के बीचों बीच जो तंत्र होगा, वो नर्वस सिस्टम जो होगा वो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब क्या होता है, परानुकंपी, यानी कि परिधीय कह सकते हैं उसको, जो किनारे किनारे से होता है। देखिए क्रेनियल नर्व की जो संख्या होती है हमारे अंदर, ये होती है 12 पेयर, यानी कि 12 जोड़ा। और ये जो होता है वो 31 पेयर होता है स्पाइनल नर्व। तो इस तरह से टोटल मिला के देखा जाए तो 43 पेयर नर्व होते हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ऑटोनॉमिक को भी देखा जाए तो ये भी 2 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है पारासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक, और दूसरा होता है सिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन। ब्रेन मतलब होता है मस्तिष्क, मस्तिष्क। और स्पाइनल कोड का मतलब होता है मेरु रज्जु, मेरु रज्जु। देखिए मस्तिष्क मेरु रज्जु, देखिए होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा खोपड़ी हो गया, अगर इसके अंदर जो ये हमारा ब्रेन है वहां से एक नली निकली रहती है, तो ये जो हो गया पार्ट वो होता है हमारा ब्रेन। और ये जो नली जो निकली रहती है जो पीछे की तरफ से, यहाँ से जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, इसे होते जो निकल रही है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड,
स्पाइनल कॉर्ड के भी बारे में आगे पढ़िएगा तो इसको सेकेंडरी ब्रेन भी कहा जाता है, ये भी सूचनाओं के लिए ही होता है। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, तो इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। जो सबसे जरूरी बातें हैं, मेन पॉइंट है, उनको हम सबसे पहले जानते हैं। तो अगर ब्रेन के वेट की बात की जाए, वेट जो इसका होता है, तो देखिए वेट जो होता है, अगर नॉर्मल वेट पूछेगा तो वो होता है 1400 ग्राम। नॉर्मल वेट अगर एवरेज वेट एग्जाम में पूछ दे तो ऑप्शन में आप मारिएगा 1400 ग्राम। लेकिन अगर मेल का पूछ दे, मेल का कितना होता है, तो उसका होता है हमारा 1450 ग्राम। लेकिन फीमेल का होता है 1350 ग्राम। और बच्चों में पूछ दिया जाए, बच्चों में जो 8 से 10 साल के हो, तो उनका वेट जो होता है वो 300 से 400 ग्राम के बीच होता है। अब ये जो होता है, आप सोच रहे होंगे कि पुरुषों का 1450 ग्राम, महिलाओं का 1350 ग्राम है, यानी कि पुरुषों का दिमाग जो होता है महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा तेज होता होगा। तो इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि महिलाओं का जो वेट होता है पुरुषों के वेट से कम होता है, वजन कम होता है। और ये जो ब्रेन का जो वजन होता है हमारे पूरे शरीर का 2% होता है। 2% ऑफ आवर बॉडी, हमारे पूरे शरीर का 2% होता है। तो जाहिर सी बात है, औरतों का जब वेट, पूरे शरीर का वजन कम होता है तो ब्रेन का भी तो वजन कम ही होगा 2% के हिसाब से ना। चलिए, तो ये हमारी बातें हैं वेट से रिलेटेड। फिर आगे हम लोग जानेंगे कि कुछ और भी बातें हैं जो ब्रेन से रिलेटेड है। अगर ब्रेन किसी का डेथ हो जाता है, तो डेथ के बाद यानी कि मृत्यु के बाद कितने देर तक ये ब्रेन जो होता है वो एक्टिव रहता है, तो 7 मिनट तक ये एक्टिव रहता है। ये हमारा जो ब्रेन होता है मृत्यु के बाद भी 7 मिनट तक एक्टिव होता है। और ब्रेन ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसका ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये बस 7 मिनट तक ही लास्ट में एक्टिव रहता है, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। उससे कुछ और भी जुड़ी बातें हैं। ब्रेन में जो होता है वो सबसे ज़्यादा कौन सा, जैसे हम खाना खाते हैं, क्यों खाना खाते हैं? एनर्जी के लिए। तो एनर्जी के लिए क्या क्या खाना खाते हैं? 3 चीज़ें खाते हैं हम लोग। कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, और क्या खाते हैं? प्रोटीन खाते हैं, और लिपिड्स यानी कि फैट खाते हैं। तो देखिए 3 चीज़ें मुख्य रूप से खाते हैं हम लोग। विटामिन मिनरल्स भी लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी इसी में मिल जाती है। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग क्या पढ़ते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में आप लोग पढ़े होंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो हमारे जो मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा जिसकी मात्रा होती है वो होती है फैट की। तो अगर सवाल पूछे कि हमारे पूरे शरीर की सबसे फैटेस्ट ऑर्गन कौन है, तो वो होता है ब्रेन। क्यों? क्योंकि देखिए हम एनर्जी लेते हैं, क्यों? क्योंकि काम कर सके। तो हमारा हाथ पैर एनी टाइम 24 घंटे काम नहीं करते हैं, लेकिन ब्रेन जो होता है वो 24 घंटे काम करता है। तो जाहिर सी बात है ब्रेन को ज़्यादा शक्ति चाहिए। तो इसीलिए हम बता रहे हैं फैट क्यों ज़्यादा होते हैं हमारे दिमाग में, ये आपको बता रहे हैं। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है 4.1 से लेकर 4.3 कैलोरी तक, ठीक। अगर 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं हम लोग, 1 ग्राम प्रोटीन, तो ये लगभग में 4.5 कैलोरी एनर्जी देता है। लेकिन अगर 1 ग्राम अगर हम लोग फैट लेते हैं तो ये हमें देता है 9.1 से लेकर 9.3 कैलोरी तक ये एनर्जी देता है। तो सबसे ज़्यादा हमारे दिमाग में क्या है? फैट है। क्यों फैट है? क्योंकि हमारे दिमाग को सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए। तो हमारे दिमाग में यानी कि ब्रेन में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व, ये मतलब जो हम फूड लेते हैं, फूड पार्टिकल्स, कौन सा पाया जाता है? फैट पाया जाता है, यानी कि वसा पाया जाता है।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे आगे जब बढ़ेंगे तो एक और सवाल इससे मतलब तैयार हो गया। हमारे बॉडी का सबसे फैटेस्ट ऑर्गन कौन होता है? तो वो होता है ब्रेन। अगर बात की जाए कि हमारे शरीर में, सॉरी शरीर नहीं, हमारे मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी कि मिनरल्स बोल सकते हैं, खनिज जो बोल सकते हैं, वो पाया जाता है सोडियम। किसमें? ब्रेन में। सबसे ज्यादा ब्रेन में कौन पाया जाता है? सोडियम पाया जाता है। लेकिन अगर पूरे शरीर की बात की जाए, सबसे ज्यादा पूरे शरीर में सबसे ज्यादा तत्व पाया जाने वाला कौन सा होता है? वो होता है कैल्शियम। और पूरे शरीर में सबसे ज्यादा एनर्जी का स्रोत कौन सा होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन ब्रेन में कौन होता है? फैट होता है। और पूरे शरीर में सबसे ज्यादा एनर्जी का स्रोत कार्बोहाइड्रेट क्यों होता है? क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब समझ ही रहे आप क्या होते हैं? शर्करा, यानी कि मीठी चीज, जैसे भात हो गया, दाल, सॉरी भात हो गया, रोटी हो गया, तो सेव हो गया, जो मीठी चीजें है। तो आपको पता है खाने में हम सबसे ज्यादा क्या लेते हैं? खाने में मात्रा भात का ही ज्यादा रहता है, दाल का कम रहता है। तो पूरे शरीर में सबसे ज्यादा एनर्जी का स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन दिमाग के लिए, यानी कि ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा कौन है? फैट है। चलिए इसी से जुड़ी कुछ और भी बातें हैं जो जानते हैं। हमारा ब्रेन जो होता है वो काफी तेज होता है। अगर एक सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो सुपर कंप्यूटर जो होता है वो एक बार में 25,000 इमेज को स्टोर कर सकता है। लेकिन अगर ब्रेन की बात की जाए तो वो एक बार में 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा इमेज को स्टोर कर सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ब्रेन जो होता है वो 10 सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज होता है। और ब्रेन जो होता है, बच्चों में बोलते हैं कि इसका दिमाग कम है, बड़े होते हैं तो जैसे जैसे बड़ा होता है उसका दिमाग क्या होता है? मैच्योर होते जाता है। तो अंततः कब तक मैच्योर हो जाता है? तो 25 साल की उम्र तक, 25 साल तक दिमाग जो होता है वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है। मैच्योर कहने का मतलब पूरा परिपक्व हो जाता है। सारी चीज नोट्स कराएंगे हम, अभी सारी चीजों को नोट्स कराएंगे। सबसे पहले आप समझते चलिए, ठीक। अब बात को आगे बढ़ते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगर ह्यूमन ब्रेन में बात किया जाए, अगर बात किया जाए पानी की मात्रा, हम ब्रेन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ब्रेन में पानी की मात्रा, ब्रेन में पानी की मात्रा कितनी होती है? तो पानी की मात्रा जो होती है वो हमारे पूरे शरीर में जितना पानी रहता है उसका 75% पानी जो होता है वो हमारे ब्रेन में रहता है। 75% ऑफ आवर बॉडी, पूरे शरीर में जितनी पानी रहती है उसका 75% पानी जो होता है वो कहाँ होता है? हमारे ब्रेन में होता है। अगर वही बात किया जाए ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? तो 20% ऑफ आवर बॉडी, हमारे पूरे शरीर में जितना ग्लूकोज रहता है उसका 20% ग्लूकोज जो होता है वो हमारे ब्रेन में रहता है। और स्टडी ऑफ ब्रेन, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, स्टडी ऑफ ब्रेन क्या कहते हैं उसको? उसको बोलते हैं हम लोग न्यूरोलॉजी। और डॉक्टर, और इसके डॉक्टर को क्या हम लोग बोलते हैं? इसके डॉक्टर को बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसे ये मान लीजिए कि ये हमारा ऊपर का खोपड़ी है। ब्रेन जब पढ़ेंगे तो ऊपर की ये जो खोपड़ी होती है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? क्रैनियम। स्कल भी इसको बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रैनियम। ये क्रैनियम जो होता है ये इसमें कितने बोन होते हैं? 8 बोन होते हैं, माने 8 हड्डियां होती है जो एक ज्वाइंट से जुड़ी रहती है, ठीक है। जिसके ज्वाइंट को क्या हम लोग बोलते हैं?
फाइबर ज्वाइंट बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फाइबर ज्वाइंट। और ये ज्वाइंट जो होता है वो हमारे शरीर का सबसे मजबूत ज्वाइंट होता है। आप पता कर, खुद से भी पता कर सकते हैं। देखिए हमारा ये जो खोपड़ी होता है काफ़ी मजबूत होता है। क्यों मजबूत होता है? क्योंकि ये फाइबर ज्वाइंट से बना रहता है। ठीक। और इस क्रैनियम की बात की जाए तो इसमें जो ब्लड बहरे रहते हैं, इस क्रैनियम में ब्लड की मात्रा कितनी रहती है? क्रैनियम में ब्लड कितना रहता है? अगर हमारे पूरे शरीर में 6 से 7 लीटर ब्लड है तो क्रैनियम में जो ब्लड होता है वो होता है लगभग में 1.5 से 2 लीटर तक इसमें ब्लड रहता है हमारे से क्रैनियम में। अगर बात की जाए क्रैनियम ये जो है इसके अगले लेयर के, अगर खोपड़ी को हटाया जाए इसके अगले लेयर में एक झिल्ली का जाल मिलेगा। झिल्ली का जाल मिलेगा जो 3 लेयर में होता है। ये मान लीजिए झिल्ली का ये जाल है। ये जो झिल्ली का जाल जो दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं मेनेंजिस। मेनेंजिस। क्रैनियम के बाद जो एक लेयर मिलेगा, झिल्ली का जाल जो मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मेनेंजिस। और यही मेनेंजिस है। अगर इसमें मेनेंजिस में अगर जीवाणु या विषाणु से इन्फेक्शन हो जाता है, जीवाणु या विषाणु से इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन होने पर एक रोग होता है जिसको बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस को ही कोमा बोला जाता है। इसी को ही कोमा बोला जाता है। ये मतलब होता क्या है? अगर ये झिल्लियों का जाल है मेनिंजिस, अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो रोगी को एक रोग होता है जिसका नाम होता है, उस मनुष्य को एक रोग होता है जिसका नाम होता है मेनिंजाइटिस, मतलब कोमा। कोमा का मतलब क्या होता है? कोमा एक तरह से क्या होता है? बायोलॉजिकल डेथ होता है। कोमा का मतलब ही होता है बायोलॉजिकल डेथ। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है हार्ट, लंग सारे अंग तो काम करते हैं लेकिन दिमाग जो होता है वो डेथ कर चुका होता है। तो इस तरह से मतलब आम भाषा में तो बोलते हैं कि वो कोमा में है, जिंदा है, बस कोमा में है। लेकिन हमारे बायोलॉजिकली भाषा में बोला जाता है कि वो डेथ कर चुका है, क्योंकि ब्रेन डेथ हो गया, यानी कि उसका हमारे लिए कोई काम नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ब्रेन जो है, ब्रेन में बोला जाता है कि ब्रेन में कभी कैंसर नहीं हो सकता है। सही बात है। लेकिन बात आती है, सुने होंगे आप लोग, ब्रेन ट्यूमर। ट्यूमर क्यों होता है? जबकि आपको फर्स्ट ही हम बताए थे कि ब्रेन जो होता है यानी कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो कौन से सेल से बना रहता है? नर्व सेल से। जैसे अब आगे बता देते हैं, ये जो है हमारा ये मेनिंजिस जो आप दिखाई दे रहा है, आपको 3 लेयर बताए थे ना, 3 लेयर मेनिंजिस का। तो 3 लेयर जो होता है, मान लीजिए ये आउटर है, सबसे बाहरी है, और ये हमारा इनर है, सबसे अंदर वाला। ठीक। तो ये जो होता है हमारा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डूरामीटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डूरामीटर। इसको बोलते हैं हम लोग आर्केनॉइड। और ये जो होता है ये होता है हमारा पायोमीटर। पायोमीटर ये हमारा सबसे इनर होता है। और यही लास्ट वाला जो इनर लेयर जो होता है हमारा, ये किस चीज से जुड़ा रहता है? ये जुड़ा रहता है हमारे नर्व सेल से। किससे? नर्व सेल से। ब्लड, रक्त वाहिकाएं बोले ना, इसमें क्रैनियम में ब्लड होते हैं 1.5 से 2 लीटर। ये जो लास्ट वाला जो मेनिंजिस होता है, ये जो होता है वो लास्ट वाला जो होता है वो नर्व सेल से प्लस ब्लड वेसल से जुड़ा रहता है। ब्लड वेसल से।
अब ये जब आगे बढ़िएगा नर्व सेल से, चलिए कुछ और आगे जरूरी बातें हैं इसको हम जान लेते हैं। ब्रेन जो होता है, सब कोई बोलता है कि ब्रेन में ट्यूमर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ब्रेन जो होता है ये तो हमें पता चल गया कि नर्व सेल से बना रहता है, लेकिन इसकी जो बनावट होती है तो नर्व सेल का ये या फिर न्यूरॉन का एक ही बात हुआ। तो नर्व सेल और ये दो, एक दूसरा होता है न्यूरॉन ग्लियल सेल। न्यूरॉन ग्लियल सेल, नर्व सेल या फिर न्यूरॉन कह सकते हैं इसी को। न्यूरॉन लिख दे रहे ज़्यादा सुंदर रहेगा। न्यूरॉन, तो इसकी मात्रा जो होती है वो 90% होती है और इसकी मात्रा जो होती है वो 10% होता है। ध्यान से सुनिए, ब्रेन में ट्यूमर क्यों होता है? ब्रेन तो हालांकि नर्व सेल से बना होता है। नर्व सेल की खासियत क्या होती है? ना ही इसकी मरम्मत की जा सकती है और ना ही सेल डिवीजन किया जा सकता है। सेल डिवीजन क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो तारका यानी कि सेंट्रोसोम जो होता है वो हमारे नर्व सेल में नहीं पाया जाता है। तो 90% न्यूरॉन है, यानी कि उसमें सेल डिवीजन नहीं होगा, यानी कि उसमें बढ़ेगा नहीं। लेकिन यही बस 10% जो होता है न्यूरॉन ग्लियल सेल जो होता है, इसमें सेल डिवीजन हो सकता है। इसीलिए इसमें कभी कभी ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है। और बोला जाता है ना कि ब्रेन में कैंसर नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि पहले ट्यूमर बनेगा, ट्यूमर के बाद जब कैंसर होगा तब तक वो स्थिति आती ही नहीं है। उससे पहले इंसान क्या हो जाता है? डेथ कर जाता है। चलिए फिर ये छोटा सा पॉइंट था, अब इसके हम लोग आगे चलते हैं। चलिए फिर देखिए, न्यूरॉन जो होता है 90% होता है ना, तो इसमें रीजनरेट की क्षमता नहीं पाई जाती, इसलिए नहीं बनाता है। तो एक सवाल आपके लिए अच्छा सा सवाल है, सबसे ज़्यादा रीजनरेट यानी समझते हैं? जैसे हमारे बॉडी में अगर कहीं कट लग जाता है, हाथ पे कट लग जाए तो कुछ दिनों बाद से देखते हैं वो फिर से जुट जाता है, यानी कि क्या उसका रीजनरेशन हो गया, रीजनरेट हो गया वो। तो पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा रीजनरेट होने वाला ऑर्गन कौन सा अंग होता है? तो हमारा होता है लीवर। लीवर को अगर बोल दिया जाए कि अगर 2 हिस्सों में काट दिया जाए उसको, या फिर आधा हिस्सा किसी को डोनेट कर दिया जाए लीवर का, तो ये जो आधा हिस्सा आपका है वो 12 से 13 दिनों में वो फिर से पूरा हो जाता है। यानी कि सबसे ज़्यादा रीजनरेट की क्षमता किसमें पाई जाती है? तो लीवर में। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन को भी 3 पार्ट्स में बांट दिया गया है। ब्रेन को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला जो होता है वो हमारा होता है ब्रेन का। ब्रेन भी 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। पहला होता है फॉर ब्रेन, फॉर ब्रेन कह सकते हैं अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। दूसरा होता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। और तीसरा हमारा होता है हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। देखिए, मिड ब्रेन मतलब क्या? मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। और हिंड ब्रेन का मतलब क्या होता है? पीछे वाला, यानी कि अनुमस्तिष्क। इसको हम लोग बोलेंगे अनुमस्तिष्क। फॉर ब्रेन, ये जो आगे वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर ब्रेन बोलेंगे। और मिड ब्रेन क्या होता है? ये वाला जो भाग है या हमारा आँख से कान से होते हुए जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन। और ये जो पीछे वाला भाग होता है यहाँ पे जो होता है, जो नाना पाटेकर बोलता है यहाँ पे छोटा दिमाग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन। पीछे वाला जो भाग है ये हिंड ब्रेन है। तो इसमें फॉर ब्रेन का भी भाग देखा जाए, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? एक होता है थैलेमस, थैलेमस। देखिए, हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, बायोलॉजी में मैक्सिमम आपको अंग्रेजी वर्ड ही मिलेंगे, क्योंकि थैलेमस का हिंदी भी थैलेमस ही होता है। दूसरा होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस।
और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, ये सेरेब्रम। इसका कोई पार्ट नहीं होता, नो पार्ट। ये ऑप्टिक का काम करता है। हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? पहला होता है पोन्स, पोन्स वैरोलाई भी कहते हैं इसको, पोन्स वैरोलाई। दूसरा होता है मेडुला, मेडुला, मेडुला का पूरा मेडुला ओब्लोंगाटा, ओब्लोंगाटा इसको कहते हैं। तीसरा होता है सेरेबेलम। ठीक, अब बारी बारी से हम लोग तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा करते हैं हम लोग पीछे से शुरुआत करते हैं हम। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। देखिए, ब्रेन में के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो हम शुरुआत करते हैं हिंड ब्रेन से। तो हिंड ब्रेन में जो आगे चलते हैं, इसका पहला पार्ट मान लेते हैं हम इसका सेरेबेलम। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेरेबेलम से, सेरेबेलम से। तो देखिए, सेरेबेलम को एक और नाम दिया जाता है, जो यहाँ पे जो होता है इसका एक और नाम दिया गया है लिटिल ब्रेन। लिटिल ब्रेन यानी कि छोटा दिमाग, या इसी को ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। छोटा दिमाग, छोटा दिमाग या जीवन का पेड़, जीवन का पेड़ कहा जाता है। देखो, जीवन का पेड़ क्यों कहा जाता है? देखिए, इसका भी एक खास बात है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए पेड़ को खड़ा है अच्छा तरीका से और उसकी जड़ से उसको काट दिया जाए तो क्या होता है? धड़ाम से गिर जाता है। उसी तरह अगर हमारा दिमाग का सेरेबेलम पार्ट जो है अगर प्रभावित हो जाए या फिर नष्ट हो जाए तो क्या होता है? इंसान भी जो होता है खड़े रहता है, लेकिन पेड़ की तरह धड़ाम से गिर जाएगा। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है ट्री ऑफ लाइफ। इसके कार्य क्या क्या होते हैं, यानी कि फंक्शन। फंक्शन हम लोग इसके पढ़ेंगे। फंक्शन देखिए, कार्य इसके क्या क्या होते हैं। सबसे पहला काम इसका क्या होता है? आपको बताया है ना कि अगर जड़ से काट दिया जाए तो पेड़ धड़ाम से गिरता है। उसी तरह सेरेबेलम भी अगर प्रभावित हो जाए तो हम भी क्या करेंगे? जड़ से गिर जाएंगे। यानी कि हमारी बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है। क्या करता है? बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है। ये बॉडी बैलेंसिंग यानी कि शारीरिक संतुलन को बनाता है। क्यों? अगर मान लीजिए हम खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं? संतुलन बना हुआ है, गिर नहीं रहे हैं। अगर बैठे रहते हैं, जैसे बाइक पे ही बैठे हैं, संतुलित रूप से बैठे हुए हैं, तो किसके वजह से बैठे हैं? सेरेबेलम के वजह से बैठे हुए। सेरेबेलम देखिए, जब दारू पी लेता है इंसान तो ढिमलाते हुए चलता है ना, उसका शरीर संतुलित नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसका सेरेबेलम पार्ट जो होता है वो प्रभावित होता है अल्कोहल लेने से। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम ये होता है मसल मूवमेंट। मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। मूवमेंट, मसल मूवमेंट, ये देखिए शारीरिक संतुलन कह सकते हैं। शारीरिक संतुलन। और दूसरा क्या कहता है? मांसपेशीय संकुचन कह सकते हैं। मांसपेशीय संकुचन, मांसपेशीय संकुचन को कंट्रोल करता है। और तीसरा चीज क्या करता है? स्पीकिंग को कंट्रोल करता है। स्पीकिंग को कंट्रोल करता है। स्पीकिंग को कंट्रोल करने का मतलब समझ रहे हैं? जैसे कोई दूर का इंसान है, आप उसको जोर से चिल्लाते हैं और पास में जो इंसान है वो धीरे से उसको बोलते हैं। तो ये कौन बताता है कि दूर वाले को तेज बोलना है, पास वाले को धीरे से बोलना है? कौन बोलता है कि जो प्यार से बोल रहा है उसको प्यारी से बोलना है, जो गुस्सा से बोल रहा है उसको गुस्से से बोलना है? यानी कि क्या, किससे क्या बात ये करनी है, उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको ये सेरेबेलम कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस तरह से सेरेबेलम का ये हमारा काम खत्म होता है। ये शॉर्ट में पढ़ रहे हैं हम लोग। 1 डे एग्जाम जो है उसके लिए स्पेशल है, ये पूरे डिटेल्स नहीं है।
तो इस तरह से सेरेबेलम का काम खत्म हुआ। अगला पार्ट से हमारा क्या मिलेगा? अगला पार्ट से हमारा मिलेगा चलिए अगला पार्ट जो है वो हमारा है मेडुला। मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। चलिए फिर इसके बारे में चलते हैं। देखिए मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो मुख्य रूप से क्या करता है, किसको कंट्रोल करता है? ये मुख्य रूप से बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। रिएक्शन को कंट्रोल करता है। बायोलॉजिकल रिएक्शन कहने का मतलब क्या हुआ? किस चीज को कंट्रोल करता है? तो बायोलॉजिकल रिएक्शन वो दो प्रकार के होते हैं। जैविक क्रियाएं जो होती है वो मान लीजिए दो प्रकार के होते हैं। ठीक, दोनों ही अनैच्छिक को ही कंट्रोल करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, दोनों ही अनैच्छिक, ये भी अनैच्छिक है और ये भी अनैच्छिक है, लेकिन दोनों में अंतर देखिए क्या क्या है। किस किस चीज को ही कंट्रोल करता है? दोनों अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन एक क्रिया ऐसी है जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन अगर वो नहीं हो तो इंसान क्या हो जाता है? मर जाता है। जैसे में पाचन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। पाचन पे हमारा कोई कंट्रोल रहता है? पाचन एनी टाइम चलते रहता है, पाचन की क्रिया हमारे शरीर के अंदर हो रही है, लेकिन हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं होगा तो इंसान क्या हो जाएगा? डेथ कर जाएगा। दूसरा श्वसन क्रिया। दूसरा क्या? श्वसन क्रिया। इस पे हमारा कोई कंट्रोल है? नहीं है, लेकिन अगर नहीं होगा तो क्या होगा? इंसान मर जाएगा। दूसरा अगला काम उत्सर्जन। खाना पीना खाए अगर नहीं निकाले तो भी इंसान मर जाएगा। और कुछ हृदय धड़कन, अगर धड़कना बंद हो जाए तो भी इंसान मर सकता है। और ब्लड का सर्कुलेशन यानी कि रक्त परिसंचरण, ये मतलब अनैच्छिक जैविक क्रिया क्या होती है? जिनसे जो हमारे जैविक रोज की जो जिंदा रहने के लिए जो क्रियाएं होती है उसी को जैविक क्रिया कहते हैं हम लोग। और अनैच्छिक में देखिए क्या क्या आ जाएगा, जैसे छींकना पे हमारा कंट्रोल रहता है? नहीं रहता है, लेकिन अगर नहीं भी है तो इंसान मरता है? थोड़ी है, नहीं मरता है। दूसरा हिचकी आना, इस पे भी किसी का कंट्रोल है? नहीं है, लेकिन नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और खांसना और पलक झपकना, और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसको आप कह सकते हैं आदि, आप समझ सकते हैं। बस मेडुला ऑब्लोंगाटा का यही काम होता है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। देखिए अगला है हमारा पोन्स वेरोलाई। इसका मुख्य काम क्या होता है? ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है श्वसन तंत्र को। देखिए अभी जो लिखवाए थे हम मेडुला ऑब्लोंगाटा में पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, ये सब कंट्रोल कर रहा था ना, तो वहां पे देखिए श्वसन क्रिया को, पाचन क्रिया को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है? पूरे तंत्र को कंट्रोल करता है। श्वसन तंत्र को कंट्रोल करता है, मतलब कहने का मतलब कितना ऑक्सीजन लेना है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना है, इस चीज को कौन देखता है? ये हमारा है पोन्स वेरोलाई, यानी श्वसन तंत्र को नियंत्रित करता है ये। बस इसका काम यही होता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे हम लोग किस पे? मिड ब्रेन का काम खत्म हो गया। अब दूसरा पार्ट से हमारा क्या था? मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन जो है
नाम से ही पता चल रहा है मध्य में, मध्य में यानी कि क्या, हमारे आँख और कान के सिद्ध में ऐसे। तो ये देखिए हमारे जो सेंसरी ऑर्गन कौन कौन होते हैं, सेंसरी यानी कि संवेदी अंग जो होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन बताइए तो। पहला होता है आई, दूसरा ईयर, तीसरा टोंग यानी कि जीभ, और चौथा नोज नाक, और पांचवा स्किन। ये सब क्या है, हमारे संवेदी अंग है। तो ये हम मिड ब्रेन से ही पता चल रहा है कि ये आई ईयर के पास होगा। तो ये किसको कंट्रोल करता है, आई ईयर को कंट्रोल करता है। ये किसको कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन जो होता है, आई और ईयर, अर्थात देखने व सुनने को नियंत्रित करता है, देखने और सुनने को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर कोई हमें लेफ्ट साइड से चिल्ला रहा है तो हम राइट साइड की तरफ नहीं ना देखते हैं, लेफ्ट में ही देखते हैं। राइट साइड से चिल्ला रहे हैं तो क्या देखते हैं, राइट की तरफ देखते हैं। यानी कि इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, ये बताता है हमें, मेडुला जो बताता है कि नहीं आवाज़ जो आ रही है राइट साइड से आ रही है या फिर लेफ्ट साइड से आती है। या फिर जब कोई पीछे से चिल्लाता है हमें तो हम आगे की तरफ थोड़े खोजने जाते हैं, नहीं जाते हैं, पीछे ही मुड़ के देखते हैं। तो कौन बताता है कि अब पीछे से आवाज़ आ रहा है, ये बताता है हमारा ये मिड ब्रेन। ठीक है, चलिए इस तरह से मिड ब्रेन हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट जो है हमारा तीसरा जो पार्ट ब्रेन का है, चलते हैं आगे हम। तीसरा जो पार्ट है हमारा वो होता है फॉर ब्रेन। अरे हमारे भाषा में पहला नंबर पे वही लिखवा देते हम। अगला होता है हमारा क्या, फॉर ब्रेन। तो फॉर ब्रेन में अगर हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि हम लोग सेरेब्रम। चलिए सेरेब्रम को हम लोग चलते हैं आगे। देखिए फॉर ब्रेन पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसमें हम लोग चल लेंगे किसमें, थैलेमस में। थैलेमस, तो थैलेमस देखिए ये क्या कंट्रोल करता है। अभी हम जो 5 को सेंसरी ऑर्गन बताए थे, क्या क्या, आई, ईयर, नोज, टोंग और स्किन बताए थे ना हम। तो इस दो को कौन कंट्रोल कर रहा था, आई ईयर को कौन कंट्रोल कर रहा था, वो मिड ब्रेन कर रहा था। तो बाकी जो 3 चीजें हैं, थैलेमस क्या करता है, नोज, टोंग यानी कि देखिए नाक, जीभ एवं स्किन यानी कि त्वचा, त्वचा को नियंत्रित करता है। बस इसके काम यही होता है। और कहीं से स्मेल आ रहा है, बोलते हैं ना अरे बहुत बदबू दे रहा है, तो कौन बताता है ये हमें बताता है थैलेमस वाला पार्ट, फॉर ब्रेन का थैलेमस पार्ट। या फिर को कोई कट जाता है, कहीं चोट लगती है, तो वो कौन बताता है, स्किन जो है किसी का रूखा है या मुलायम है, किसी चीज को छूते हैं तो कौन बताता है, वो थैलेमस वाला पार्ट। जीभ स्वाद खट्टा है मीठा है, कौन बताएगा, वो थैलेमस वाला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या था, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, तो देखिए क्या इसका काम क्या होता है। इसका काम जो होता है, सबसे पहले ये फीलिंग से जुड़ा रहता है। जैसे हंगर, हंगर समझते हैं, हंगर मतलब होता है भूख, और क्या, प्यास, और क्या यानी कि थर्स्ट।
प्यास, लव, हेट, प्यार, नफरत, और गुस्सा, एंगर, और कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ महसूस की जा सकती है। बिहेवियर, किसी का बिहेवियर कैसा है, व्यवहार कैसा है, और मूड, बोलते हैं ना मूड खराब है, मूड को भी कंट्रोल यही करता है। प्लस बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है ये हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, एक तरह की फीलिंग्स को कंट्रोल करता है ये। किस चीज की, भूख, प्यास, प्यार, मोहब्बत, जो भी है, किसी के घृणा हो जाती है, फिर किसी पे गुस्सा आता है, किसका बिहेव है, कैसा मूड है, इस सबको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और बॉडी टेम्परेचर को भी कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसीलिए थैलेमस को क्या कहते हैं, शरीर का तापमापी भी कहते हैं। शरीर का तापमापी यंत्र भी कहते हैं, इसको कहते हैं। इसीलिए इस चीज को भी याद रखिएगा, अगर पूछा जाए, अगर थर्मामीटर किसे, शरीर का तापमापी मतलब समझ रहे हैं ना, तापमापी यंत्र मतलब क्या होता है, थर्मामीटर। अगर पूछा जाए शरीर का थर्मामीटर किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं हाइपोथैलेमस को। ठीक है, चलिए फिर अगला पार्ट हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला पार्ट है सेरेब्रम, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो अगले वीडियो में फिर इसको देखते हैं। अगर इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम अपनी कमी को दूर कर सके। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि अगला वीडियो जब भी डालें ताकि वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो फिर चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।